सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 4 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइडेड है 100 एंड रेडियस, क्योंकि ये सर्कुलर वायर है और सर्कल का अपना क्या होता है, रेडियस होता है। आप सबको पता है ना। सर्कल देखने में कैसा होता है, याद है आपको? कुछ ऐसे होता है सर्कल, इस तरह से। तो ये हमारा एक सर्कल है पूरा का पूरा, और इस सर्कुलर वायर का अपना एक रेडियस है जो हमें यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा इसमें करंट है 0.40 एम्पियर का, इसके अंदर करंट है। ओके, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर। बच्चे, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, यानी कि वैल्यू पूछी गई है। तो आपको याद होगा सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता था μ0I/2r, और नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स 100 रखेंगे, μ0 का वैल्यू जैसे कि हम डिस्कस करते हैं बैचेस में, 4.10⁻⁻7। यहाँ पर I का वैल्यू आ जाएगा 0.40 अपॉन में R का वैल्यू आप रख लेंगे 8 × 10⁻²। ओके, तो बच्चों इस डेसिमल से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके, राइट, और 4 2 जा 8 हो जाएगा। और ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा बच्चे 3.14 × 10⁻⁻4, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहा गया है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब है कि ये एक इन्फिनाइट वायर है। कैसी वायर है? इन्फिनाइट, जिसका एक एंड इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और दूसरा एंड भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ये इतनी लंबी वायर है, ये बहुत लंबी वायर है, इसलिए उसने कहा है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ली गई है जिसका लेंथ इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है। इस वायर में बच्चों आपका करंट फ्लो कर रहा है, और जो वायर का करंट है वो हमें प्रोवाइड है 35 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे, यानी कि इस वायर से कितना डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, 20 सेंटीमीटर पर। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे 10⁻² मीटर। तो हमसे कहा गया है कि मैग्नीट्यूड बताइए मैग्नेटिक फील्ड का। तो बच्चे, एक स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं μ0I/2π × डिस्टेंस ऑफ द वायर। तो μ0 कितना, 4π × 10⁻⁷। करंट की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चे 35, 2π, और R की जगह यूज़ होगा 20 × 10⁻²। बच्चे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। तो बच्चे इसका कैलकुलेशन करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो करके 35 × 10⁻⁻6 टेस्ला। ओके, जिसे आप लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड नोटेशन के अकॉर्डिंग 3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। अगर आप में से किसी भी बच्चे को कैलकुलेशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके अपना सॉल्यूशन बता सकता है कि उसे कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो बच्चे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे, जैसे कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। तो हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन को ड्रॉ कराया, देखिए इस तरह से। तो मान लो कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है पूरा का पूरा। तो ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, देखिए, ठीक है। अब आपको भी पता है कि इधर की तरफ हमारा ईस्ट डायरेक्शन होता है, इधर की तरफ हमारा वेस्ट डायरेक्शन होता है, इधर की तरफ हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है, इधर की तरफ हमारा साउथ डायरेक्शन होता है। तो इन्होंने हमसे कहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ। तो एक वायर हमने जो रखी हुई है वो इस तरह से रखी हुई है, ठीक है बच्चों, और इस वायर में जो करंट है वो इधर को आएगा, नॉर्थ टू साउथ आएगा बेटा। तो ये नॉर्थ टू साउथ का मतलब है कि करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये करंट जो है ये आपका 50 एम्पियर का करंट है जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। व्हाट इज़ द
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ दी वायर। ईस्ट ऑफ दी वायर का मतलब आपका जो पॉइंट है वो ईस्ट की तरफ है, यहाँ पर आपका पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस है वायर से आर, तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है 2.5 मीटर, और करंट कितना प्रोवाइड था 50 एम्पियर। तो बच्चे एक स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व करा था, और वो था म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो म्यू नॉट की जगह हम फिर से 2 पाई 4 पाई इंटू 10⁻⁷ रखेंगे, करंट हम 50 लिखेंगे, 2 पाई आर का वैल्यू हम रखेंगे 2.5। बच्चे इस पूरी कैलकुलेशन को पाई से पाई गया, डेसिमल हट के 0, 25 के 20 टाइम्स आ गया है, 2 2 ज़ा 4 हो गया है। तो बच्चे पूरा कैलकुलेशन करके आ गया आपका 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला। अब अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे तो बच्चे जो हमारा डायरेक्शन होगा, जैसे कि हम बैच में डिस्कस करते हैं कि जो डायरेक्शन होगा वो थंब रूल के अकॉर्डिंग निकलेगा, और थंब रूल के अकॉर्डिंग जब आप इसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो वो बच्चे ऊपर की तरफ बनेगा, यानी कि अपवर्ड बनेगा। ठीक है, क्योंकि थंब रूल क्या कहता है, थंब रूल सिंपल सा रूल होता है, वो कहता है कि थंब को कर दीजिए आप करंट की डायरेक्शन में, एंड फिंगर को ओपन करिए जिस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इस तरह से मैं अपनी फिंगर्स को ओपन कर लूँगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब आप ऐसे रखेंगे, देखिए इस तरफ को आपका करंट है, इस तरफ को आपका पॉइंट था, अगर आप डायग्राम को देखते हैं तो ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा डायरेक्शन। तो ये आपका इधर की तरफ आर था, ईस्ट की तरफ। तो बच्चे अब जब आप फिंगर को कर्ल करेंगे तो वो ऊपर की तरफ फोल्ड होगी, ऐसे फोल्ड हो रही होगी फिंगर, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड जा रहा होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आपका कैसे बनेगा, वो आपका वर्टिकली अपवर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चे हमसे कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल पावर हेड लाइन है, कैरीज ए करंट 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। कहाँ से कहाँ, ईस्ट टू वेस्ट। तो मेरे पास एक वायर है, ठीक है, आप सबको पता है इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, जैसे हम डिस्कस करा था प्रीवियस क्वेश्चन में भी। तो जो करंट है वो ईस्ट टू वेस्ट आपका फ़्लो करेगा, इधर की तरफ आपका फ़्लो करेगा। ठीक है, अब ये हमसे और क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इतने डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस 1.5 मीटर बिलो द लाइन। तो बेटा इस लाइन के बिलो जाना है, मतलब अब आपका जो पॉइंट है वो नीचे कहीं है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा था बिल्कुल वैसे ही। तो स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। म्यू नॉट का वैल्यू रखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट का वैल्यू यहाँ पर 90 रख दिया जाएगा, 2 पाई और आर की जगह हम यहाँ पर 1.5 पुट कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल ऊपर 0 लगा देगा, 15 की टेबल्स में ये आपके 6 टाइम चले जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा बच्चे 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अगर आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो शायद आपको प्रीवियस डायग्राम याद होगा। प्रीवियस डायग्राम में हमने बात करी थी कि आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, ठीक है, और फिंगर को आप उस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते हैं जिस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। तो क्योंकि फिंगर अब नीचे की तरफ कर्ल हो रही होंगी इस तरह से, तो ये फिंगर मैंने ऐसे कर्ल कर दी। अगर बच्चे ये डायरेक्शन आपकी ऐसे है, वेस्ट है, आपको याद होगा डिस्कस में हमने बात करी थी, आपका नॉर्थ होता है, इधर की तरफ आपका साउथ होता है, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड ऐसे होता है। तो अभी आपका जो फिंगर है वो नीचे की तरफ है, ये आपका आर है, ये आपका करंट था आई। तो बच्चे जब आप फिंगर को कर्ल करेंगे तो ऐसे बाहर की तरफ को कर्ल होगी, डैट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ जाएगी। बाहर का मतलब यहाँ पर साउथ डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होगी, साउथ डायरेक्शन में बोली जाएगी। ये इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें बच्चे यहाँ से फाइंड करना है। यहाँ पे मेरे पास जो करंट है क्वेश्चन के अंदर वो 8 एम्पियर है, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। एंगल यहाँ पर 30 डिग्री यूज़ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस क्वेश्चन में 0.15 टेस्ला है। तो ये है मेरी गिवंस वैल्यू, और हमें यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है। आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। तो ये F/L हम इसे कर लेंगे, और ये बचेगा BI sin थीटा। डायरेक्ट वैल्यूज़ यहाँ पर रखनी है, जैसे B का वैल्यू है 0.15, करंट का वैल्यू है 8,
साइन 30 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और बच्चे हमारे पास आंसर आएगा 0.6 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो ये मेरा आंसर है फोर्स पर यूनिट लेंथ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए 3 सेंटीमीटर वायर, एक 3 सेंटीमीटर की वायर है, इसका मतलब जो लेंथ ऑफ द वायर है वो 3 सेंटीमीटर है और आपको भी पता है सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे 10⁻² मीटर से। कैरीज ए करंट 10 एम्पियर, इसमें कितना करंट है, 10 एम्पियर का हमारा करंट है। इज़ प्लेस्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड, तो सोलिनॉइड आपको पता होगा, सोलिनॉइड इस तरह के सर्कुलर टर्न्स को हम सोलिनॉइड कहते हैं। तो ये हमारा इस तरह का सर्कुलर टर्न है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका होता है, आपको याद होगा, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सोलिनॉइड। अगर आप इसे सामने के ओर से देखें, मतलब इधर से देखें, तो आपको ये ऐसे सर्कुलर नज़र आएगा जैसे कि हम बैच में डिस्कस करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड इसकी अलोंग द एक्सिस रहती है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से इसमें रहती है। आपको याद होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनाया जाता था, तो वो अलोंग द एक्सिस ही रहता है हमेशा। तो बच्चे इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है, सामने की तरफ होता है। अब ये कह रहा है कि इज़ प्लेस्ड इनसाइड ए सॉलिड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो ये आपकी एक्सिस होती है जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, ये आपकी एक्सिस होती है और इसके परपेंडिकुलर यानी कि वायर को इस तरह से रखा गया है। अगर मैं वायर को इस तरह से रख रहा हूँ तो यहाँ पे जो वायर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर देखो ध्यान से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो इस क्वेश्चन में जो थीटा यूज़ करना है वो आपको 90 डिग्री यूज़ करना है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया यहाँ पर अभी। अब ये कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलिनॉइड के अंदर, मतलब जो इसे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो 0.27 टेस्ला का मिल रहा है। अब आप इसे मैग्नेटिक फोर्स बता दीजिए। तो किसी भी वायर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स का जो होता है वो होता है BIL sin थीटा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस करा था। तो B की जगह 0.27 हम पुट कर देंगे, I की जगह पे हम 10 पुट कर देंगे, L की जगह पर हम उसका लेंथ पुट कर देंगे जो कि 10⁻², 3 इंटू, और ये हो जाएगा sin 90। sin 90 1 होता है, सिंपल कैलकुलेशन हमारे पास रहेंगी और ये आ जाएगा 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन। बच्चे ये है 6 क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हम पे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A एंड B कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। बच्चे 2 वायर हैं, एक वायर में 8 एम्पियर का करंट है, दूसरी वायर में 5 एम्पियर का करंट है, सेम डायरेक्शन में रखी गई हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में वायर्स हैं, इस तरह से करंट भी सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा होगा। इनके बीच में जो सेपरेशन चल रहा है R, वो सेपरेशन हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, जिसे कन्वर्ट करेंगे 10⁻² करके मीटर के अंदर। कह रहा है एस्टीमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर ऑफ द वायर, मतलब इससे अगर मैं लेंथ ऑफ द वायर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो लेंथ ऑफ द वायर है 10 सेंटीमीटर, जिसे कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻² मीटर के अंदर। तो कह रहा है फोर्स बताइए, क्या बताइए, फोर्स बताइए। बच्चे आपको याद होगा कि यहाँ पर हम डिस्कस करते थे जो कॉन्सेप्ट, उसमें क्या होता था, उसमें हमारे पास रहता था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, और हम बैच में जो डिस्कस करते थे वो करते थे फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला, और वो रहता था μ0 I1 I2 अपॉन में 2πr। याद है आपको। तो बच्चे मैं जो ये लेंथ है इस लेंथ की मल्टीप्लाई इधर करवा रहा हूँ और इस फॉर्मूले को ऐसे लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा तो μ0 का वैल्यू है 4π × 10⁻⁷, I1 का वैल्यू 8 है, I2 का वैल्यू 5 है, L का वैल्यू 10 × 10⁻² है, और यहाँ पर R का वैल्यू प्लेस करा जाएगा 4 × 10⁻²। बच्चे पूरी कैलकुलेशन करने पर आंसर आएगा 2 × 10⁻5 न्यूटन। और आपको पता है जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है दो वायरों में तो वो आपस में क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो फोर्स का जो नेचर है वो अट्रैक्टिव रहेगा। रीज़न बैच में डिस्कस करते थे हम, सेम डायरेक्शन में करंट है अट्रैक्टिव, अपोजिट डायरेक्शन में करंट हुआ तो रिपल्सिव, मतलब एक वायर में करंट इधर, एक वायर में करंट इधर। अगर ये सिचुएशन होती तो इनके बीच में फोर्स रिपल करती, क्या करती, रिपल करती, एक इधर और एक इधर, तो रिपल्सिव फोर्स होता। अभी कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हम पे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में ए क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड हैविंग ए लेंथ। ओके, तो लेंथ ऑफ सोलिनॉइड हमें प्रोवाइडेड है 80 सेंटीमीटर, जिसे 10⁻² करके लिख लेंगे।
हैज़ लेयर ऑफ वाइंडिंग 5, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 5 बार करके रिपीट करा गया है। और सुनिए, जब एक बार टर्न बनाया था तो 400 बार घुमाया था वायर को, और एक के ऊपर एक करके 5 बार घुमाया है अपने वायर को। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो काउंट होंगे वो काउंट होंगे 5 4 द 20, यानी कि 2000 टर्न्स इसमें काउंट होंगे। देखो, आपने एक वायर से मान लो 1 टर्न और 2 टर्न बनाए, फिर इसके ऊपर आपने दोबारा वायर को 2 बार और घुमा दिया। देखो, 1 बार और अगेन आपने 2 बार, तो बताओ आपने कितनी बार इस वायर का टर्न बनाए? 4 बार। कैसे पता चला? एक बार जब आपने वायर घुमाई थी तो 2 टर्न्स बनाए थे। कितने टर्न्स बनाए थे? 2 टर्न्स बनाए थे। लेकिन आपने इसके ऊपर 2 लेयर बनाई हैं। कितनी लेयर बनाई है? 2 लेयर बनाई है। तो 2 दूनी 4 टर्न्स बनाए हैं। बिल्कुल यही कंसेप्ट है। 5 वाइंडिंग्स हैं, 400 टर्न है हर वाइंडिंग में, तो कुल मिलाकर के 2000 इसमें टर्न्स होंगे। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है बच्चों, डायामीटर ऑफ सोलिनॉइड है 1.8 सेंटीमीटर, जिसका मेरा इसमें अभी कोई यूज़ नहीं है। इफ़ करंट इन द वायर इज़ कैरिड आउट बाय 8 एम्पियर, 8 एम्पियर का ये करंट है। तो एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलिनॉइड एट दी सेंटर। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में लेंथ इनटू में करंट, जिसे याद करो शॉर्ट में आप म्यू नॉट एन आई भी बोलते थे। वो इसीलिए बोलते थे आप म्यू नॉट एन आई, उसका रीज़न आपके सामने है। तो म्यू नॉट की जगह पुट करा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन की जगह आपने यूज़ करा है 2000, आई यूज़ करा है 8, और लेंथ यूज़ कर रहे हो आप यहाँ पर 80 इंटू 10⁻²। पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 8 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला, और यही मेरा क्या बनेगा? आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम पे क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें कहा गया कि एक स्क्वायर है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर। बच्चे, अगर तुम्हें स्क्वायर का साइड पता है तो स्क्वायर का एरिया भी पता होगा, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर, जिसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10⁻² मीटर का स्क्वायर, राइट। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो 20 टर्न्स हैं, और इस वायर में जो करंट है वो 12 एम्पियर का है। तो ये चीज़ें मुझे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड हैं। आगे हमसे कहा गया है कि यदि कॉइल सस्पेंड करती है वर्टिकली एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना यूज़ करना है? हमें 30 डिग्री यूज़ करना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.80 टेस्ला अगर है यहाँ पे, तो टॉर्क कितना होगा? क्या कितना होगा? टॉर्क कितना होगा? तो आपको याद होगा टॉर्क का जो हम फॉर्मूला पढ़ते थे वो पढ़ते थे BINA sin थीटा, याद है आपको? इसलिए बच्चे एंगल आपको यहाँ पर दिया गया था 30 डिग्री। बच्चे बी का वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे 0.80, करंट का वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे आप 12, और यहाँ पर यूज़ होगा एरिया 10⁻², नंबर ऑफ़ टर्न्स आपके पास हैं 20। इसके अलावा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है 0.80, पर वो आप पहले ही लिख चुके थे, तो यहाँ पर बस अब sin 30 बचा है, और sin 30 का वैल्यू होगा 1/2। देखिए बी का वैल्यू है, ये आई का वैल्यू है, ये आपका एन का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू है, ये sin थीटा का वैल्यू है। सारे वैल्यू लिख दिया आपने, और इसे कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 0.96 न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट होती थी ना 11th क्लास में, न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस फोर्स। तो फोर्स की यूनिट रहेगी न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, इसलिए आंसर आएगा न्यूटन मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हम पे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के डेटा दिए हैं। जैसे पहला कॉइल होगा 1, तो कॉइल 1 के रेडियस हमें दे रखा है, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है देखिए 10 ओम, नंबर ऑफ़ टर्न्स 30, एरिया हमें दे रखा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। तो पहले वाले का हमें सारा डेटा है। ऐसी एक और हमारे पास कॉइल है, उसका देखिए हमें रेजिस्टेंस दे रखा है R2, नंबर ऑफ़ टर्न्स दे रखा है, एरिया दे रखा है और बी दे रखा है। सबसे पहले पूछा गया है कि इनकी करंट सेंसिटिविटी निकालिए। दूसरे पार्ट में पूछा गया वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालिए ऑफ M1 एंड M2, और फिर इनका रेशो निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? रेशो निकाल दीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं।
आपको याद होगा जो करंट सेंसिटिविटी होती है हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, जैसे कि हम बैच में डिस्कस करते थे बच्चे, तो जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो होती है बेटा NBA अपॉन में कांस्टेंट, ऐसे लिखते थे हम लोग। और बच्चे जो हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, वोल्टेज, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता था हमारे पास NBA अपॉन में कांस्टेंट के साथ रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई। ओके, तो आगे ये एक चीज़ और कह रहा था इस क्वेश्चन में, आप देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है द स्प्रिंग्स आर कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग आइडेंटिकल हैं तो इनके जो के होंगे, ये क्या होंगे, सेम होंगे। अगर स्प्रिंग आइडेंटिकल है तो दोनों स्प्रिंग के क्या होंगे, सेम होंगे। तो पहले पार्ट में निकालनी थी करंट सेंसिटिविटी, और करंट सेंसिटिविटी जब मैं इनकी निकालूंगा तो पहली वायर का रेशो जब मैं लिखूंगा, पहले पार्ट का जवाब है करंट सेंसिटिविटी का रेशो। तो हम करंट सेंसिटिविटी का शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ CS, करंट सेंसिटिविटी पहले वाले की, और डिवाइड करेंगे करंट सेंसिटिविटी दूसरी वायर की। तो फॉर्मूला चलेगा NBA अपॉन में K, और दूसरे वाले के लिए भी चलेगा NBA अपॉन में K, पर K तो सेम है इसलिए वो K से K कैंसिल कर दिया है मैंने। आप समझ पाए बेटा K कहाँ गया, K से K कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के नीचे K सेम है, तो K से K कैंसिल कर दिया। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में N1 का वैल्यू हमें दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स है 30, B1 का वैल्यू आपको दे रखा है 0.25, A1 का वैल्यू आपको दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻³ अच्छा, ऐसी N2 का वैल्यू आपको दे रखा है 42, B2 का वैल्यू आपको यहाँ दे रखा है 0.50, A2 का वैल्यू आपको यहाँ दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻³ बच्चे कैलकुलेट करने पर आपका आंसर आ जाएगा 1.4। ये है पहले पार्ट का जवाब। आइए दूसरे पार्ट का जवाब लेते हैं, बी का आंसर क्या होगा। बच्चे अब की बार वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशो निकालना है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पहली कॉइल की अपॉन में वोल्टेज सेंसिटिविटी दूसरी कॉइल की हम यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला चलेगा NBA अपॉन में R, जैसे कि आपको पता है कि अपॉन में क्या रहेगा, R1 रहेगा, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी में नीचे R रहता है। अब आप सोचेंगे K कहाँ है बेटा, जब आप इसका भी फॉर्मूला लिखोगे ना दूसरी वायर का, NBA अपॉन में KR, तो K से K कैंसिल हो जाएगा दोनों का, ठीक है। अब आप इसमें भी सारी वैल्यू पुट करेंगे जो जो हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, जैसे रजिस्टेंस का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पर कितना 10, दूसरे वाले में कितना दे रखा है 42। तो एक बात बताओ, एक बात सोच के बताओ मुझे, ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा R2 और R1 कहाँ हो जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा NBA, और ये नीचे क्या रहेगा NBA, ऐसे रहेगा ना। और ये देखो ये रेशो तो तुम पहले ही निकाल के बैठे हुए हो 1.4, तो ये तो 1.4 ही रहेगा। बस आप R2 का वैल्यू लिख लो 42 जो हमें दे रखा है, और R1 का जो वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में वो कितना दे रखा है 10 दे रखा है। यही तो है बस चेंज, और तो कोई इसमें चेंज ही नहीं है। और बच्चे जब आप क्लियर है ना आप लोगों को इतनी बात, भाई R2 ऊपर चले जाएगा, R1 कहाँ जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा। और ये जो रेशो है ये आप पहले ही निकाल के बैठे हुए हो, ये रेशो आप क्या करके बैठे हो, ये रेशो तो आप पहले ही कैलकुलेट करके बैठे हो ना, कि इस तरह से हमारे पास R1 नीचे जाएगा 10 और ये इतना चले जाएगा। ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर है। देखो बच्चे यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई हम लोगों से, हमने जल्दीबाजी में ना R2 का वैल्यू 14 था और हमने यहाँ कितना रख दिया 42 रख दिया, हमने से कितना रख दिया 42 रख दिया। कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। आपको मेरी बात समझ आ रही है मैंने कैसे बोला। और हाँ एक और चीज़ है बेटा, हमें ना यहाँ पर कैलकुलेशन में एक गड़बड़ हो रही है, हमें 1/2 का रेशो नहीं 2/1 का रेशो निकालना है। किसका रेशो 2/1 का रेशो निकालना है। तो ये जो रेशो है ये रेशो आएगा आपका 1/1.4। थोड़ा सा ठीक करो इस कैलकुलेशन को, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है बस, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे करंट सेंसिटिव 1 में करंट सेंसिटिव 2, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, करंट सेंसिटिविटी 2 में करंट सेंसिटिविटी 1, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया बस। देखो कह रहा था ना M2 एंड बाय M1, तो ये रेशो जब करोगे रेसिप्रोकल तो ये रेशो भी रेसिप्रोकल हो गया, कितना हो जाएगा 1.4। ऐसे ही ये निकलेगा 1.4, तो
R2 ऊपर गया था ना आपका, और R1 कहाँ गया था, नीचे गया था आपका। तो बच्चे ये हो जाएगा 1/1.4 इंटू R2 का वैल्यू कितना है, देखो 14, R1 का वैल्यू कितना है बच्चे 10, तो ये सोल्व हो गया कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। तो इसको भी जब रेसिप्रोकल करोगे वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 वोल्टेज सेंसिटिविटी 1, तो आंसर कितना आएगा इसका 1 ही आएगा इसका तो, और इसका आंसर क्या आ रहा होगा 1.4। ठीक है, तो वो थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई थी, उसे आप ठीक कर लेंगे। रेसिप्रोकल आप सब बच्चे कर सकते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं बच्चे। अब देखिए बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 11 इन्होंने हमें दे रखा है, ये असल में साइक्लोट्रॉन टॉपिक से हमें दे रखा है। किससे दे रखा है, साइक्लोट्रॉन टॉपिक से इसने हमें प्रोवाइड करा हुआ है। आइए साइक्लोट्रॉन टॉपिक को भी समझते हैं कि इस टॉपिक में हमसे क्या डिस्कस करने को कह रहा है। बच्चे अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है, इन ए चैम्बर, एक चैम्बर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें दे रखा है, यानी कि बी का वैल्यू है 6.5, जी का मतलब होता है बेटा गॉस। क्या होता है जी का मतलब गॉस, और एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला है वो कह रहा है। अब वो कहता है एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी जिससे हम शूट कर रहे हैं वो है 4.8 × 10⁶, ये भी मिल गया मुझे। नॉर्मल टू द फील्ड है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। तो बच्चे ये चीज़ तो हमने क्लास में भी डिस्कस करी हुई है बहुत बार, कि जब आपका एंगल 90 डिग्री होता है तो पाथ वहाँ पे कैसा बनता है, सर्कुलर बनता है। तो क्लास के जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं उन नोट्स की थ्योरी में आप इसका जवाब देख लेंगे। इसका दूसरा पार्ट है रेडियस बताइए। तो बिल्कुल बच्चे, रेडियस का फॉर्मूला हम लोग इसका जो डिस्कस करते थे वो डिस्कस करते थे रेडियस का mv/qb, आपको याद होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 × 10⁻31। देखो ये भी क्वेश्चन में गिवन है नीचे। अच्छा बच्चे, वेलोसिटी कितनी है 4.8 × 10⁻6 है। चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19 है। और वेलोसिटी हमें, मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना दे रखा है 6.5 × 10⁻4 हमें दे रखा है ना। तो जब मैं इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा कितना आ जाएगा 4.2 × 10⁻2 मीटर। क्लियर। तो बच्चे ये इस क्वेश्चन का जवाब है। बाकी अगर आप इसे सेंटीमीटर में ले जाना चाहते हैं तो आपको भी पता है 10⁻2 को हटा देंगे तो 4.2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए बच्चे यहीं से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल कैलकुलेशन था ये भी हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे को कह रहा है बच्चे, यहाँ पर अगर हम इसे ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों से कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 4.11 का यूज़ करें। तो 4.11 का जो डेटा है वो आपके सामने अभी भी लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड 6.5 × 10⁻4, वेलोसिटी यूज़ करनी है जो हमें दे रखी है। अभी हमसे कह रहा है ये बताइए कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता था वो हम बैच में डिस्कस करते हैं, QB/2πm, ये डिस्कस होता था हमारा। तो बेटा चार्ज की जगह तो वही रहेगा इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19, बी की जगह आपका 6.5 × 10⁻4 ही रहने वाला है। 2π 3.14 होता है पाई का वैल्यू। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 रहेगा हमारे पास। ओके, सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 18.18 × 10⁻6 हर्ज। अच्छा 18.18 को लगभग आप 18 भी बोल सकते हो, और 10⁻6 को क्या बोल सकते हो, मेगा हर्ज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है, क्या ये हमारा आंसर स्पीड पर डिपेंड करेगा। मुझे बताओ क्या इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में v जैसा टर्म है, v स्पीड जैसा टर्म है, नहीं है। स्पीड तो लिखा ही नहीं है, स्पीड नहीं लिखा तो फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगी। तो जवाब है नॉट डिपेंड, नहीं है, डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम पे क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 CBSE के एग्ज़ाम में बहुत पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, शायद 1998 प्रीवियस ईयर कंपार्टमेंट का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं पता, बट हाँ ये आपका एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है जिसमें हम 30 टर्न्स बना रहे हैं, जिसका रेडियस हम आपको 8 सेंटीमीटर दे रहे हैं। तो मैं 10⁻2 करके से मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जिसमें करंट हम आपको 6 एम्पियर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर। अब आगे इसको हमने वर्टिकली सस्पेंड कराया, मतलब हमने इसको ना ऐसे रख दिया होगा बेटा वर्टिकली। देखो हमने इसे वर्टिकली रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें हॉरिजॉन्टली है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे है।
तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है मेरे पास, 1 टेस्ला है। याद रखना इन बातों को, कैसे है, 1 टेस्ला है। अब ये कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है नॉर्मल ऑफ द प्लेन के साथ, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ऑफ द प्लेन तो ऐसे जाएगा, जिसे आप एरिया वेक्टर के नाम से जानते हो। नॉर्मल का मतलब क्या है, जो सरफेस के 90 है। तो वो कह रहा था कि 60 डिग्री पे जाएगा इसके, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रही होगी कुछ, इसके 60 डिग्री पे जा रही होगी कुछ ऐसे, ठीक है। तो एंगल कितना यूज़ करना है हमें यहाँ पर, 60 डिग्री यूज़ करना है। अब देखिए आपसे कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, क्या बता दो बस इसे, टॉर्क, कितना बता दो इसे, टॉर्क। बेटा टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे BINA sin थीटा, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस करा था। तो यहाँ पर एंगल यूज़ कर लेना 60 डिग्री, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह ही रहा था कि आपको एंगल कितना लेना है, 60 डिग्री लिखना है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे B की जगह हम लिख देंगे B का वैल्यू जो हमें दे रखा है 1 टेस्ला 1। इसके अलावा हम यहाँ पर I की जगह I का वैल्यू लिख लेंगे 6, N की जगह N का वैल्यू रहेगा 30, A की जगह A का वैल्यू रहेगा हमारे पास, A का वैल्यू पाई R स्क्वायर होता है, आपको भी पता है सर्कल का एरिया, तो 8 पाई इंटू 10⁻², साइन 60 होता है √3/2। सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करने पर आएगा 3.13 न्यूटन मीटर। तो बेटा ये है पहले पार्ट का जवाब कि आपको टॉर्क आपको कितना चाहिए, आपको टॉर्क कितना चाहिए। अब ये बी पार्ट का जवाब बोल रहा है, ये तो बच्चे ए पार्ट का सॉल्यूशन है। बी पार्ट का क्या सॉल्यूशन होगा, आइए डिस्कस करते हैं बी पार्ट में क्या कह रहा है। वुड योर आंसर चेंज इफ़ सर्कुलर कॉइल इन ए, कह रहा है कि क्या आपका आंसर चेंज होगा यदि सर्कल की जगह पर हम किसी कॉइल को रखते जिसका एरिया सेम होता, शेप अलग होती। बच्चे पहली बात तो शेप अलग हो चाहे ना हो, फॉर्मूले में एरिया यूज़ होगा। एरिया तो आपने सेम रखा हुआ है ना, जो उस शेप, जो अगर आप मान लो रेक्टेंगल भी ले लेते हो तो उसका भी एरिया वही है जो इसका एरिया आएगा सर्कल का, तो फॉर्मूले में तो एरिया यूज़ हो रहा है। तो अगर एरिया सेम है तो टॉर्क भी क्या आएगा, सेम। तो क्या शेप के बदल जाने से चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो आंसर है कि नहीं, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। हमारा आंसर तभी अल्टर होगा जब एरिया में चेंज होगा, क्योंकि टॉर्क के फॉर्मूले में यूज़ होता है बेटा एरिया का कॉन्सेप्ट। तो एरिया सेम है, टॉर्क आपका सेम बनेगा। ओके।